नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां जो हमारी फसलों, हमारे वातावरण और हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या है भैया से जुड़ा हुआ है, वो है भैया भारत के मैदान। आज हम भारत के मैदान नामक चैप्टर की भैया डिटेल से चर्चा करेंगे और देखेंगे भारत के मैदान भारत के मैप पर कहाँ फैले हुए हैं। उसके लिए हम पीपीटी का यूज भी करेंगे। तो दोस्तों, अब से पहले हमने हिमालय पर्वत को क्या क्या कंप्लीट करा। उससे पहले जो भारत की स्थिति थी ग्लोब के ऊपर, उस स्थिति को देखा। तो आज हमारा जो तीसरी क्लास होने वाली है इंडियन ज्योग्राफी में, वो है कौन की, हमारी इंडियन प्लेन्स की। तो इंडियन प्लेन्स की मैं बात करूँ सबसे पहले, तो इंडियन प्लेन्स हम बात करेंगे। इंडियन प्लेन्स बने कैसे, इंडियन प्लेन्स की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो इंडियन प्लेन्स है वो देखो भाई, यहाँ पर क्या है ये, जो हमारे इंडियन प्लेन्स थे वो इस तरह से बने, जैसे मतलब सबसे पहले तो पहाड़ों का निर्माण हुआ था। तो पहाड़ों का निर्माण होने के बाद में लाखों वर्षों तक उन पर वर्षा होती थी। तो वर्षा होने के साथ में जब धीरे धीरे वर्षा होती रही उनके ऊपर, तो जो पानी है, पानी के रिसाव के साथ में जो पहाड़ थे, पहाड़ों के ऊपर मिट्टी जमा थी, वो धीरे धीरे बहती हुई कहाँ पहुंची, वो इनकी तलहटी में आकर जमा होने लगी नदियों के सहारे अवसाद के रूप में आकर। नदियों के सहारे धीरे धीरे अवसाद के रूप में आकर के मैदान में जमा होने लगी। जिससे क्या हुआ भैया, मैदानों का निर्माण हुआ। उन मैदानों में देखो, मैदानों का संबंध सीधा सीधा जुड़ा हुआ है नदियों से। मैदानों का संबंध, जो मैदान है सीधे सीधे रिलेटेड है किससे भैया, नदियों से। और इसी कारण अधिकांश मैदानों के नाम, ये ज्यादातर मैदानों के नाम नदियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे भैया गंगा का मैदान, यमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो किस आधार पर डिवाइड हुए, ये नदियों के ऊपर आधार पर डिवाइड हुए। तो हम इन मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो भैया, सबसे पहली जो आती है मैदानों की स्थिति, उत्तरी मैदान क्या है भैया, उत्तरी मैदान प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद के द्वारा निर्माण हुआ है। नदी द्वारा जमा किए गए अवसाद का द्वारा निर्माण हुआ है। विस्तृत जलोढ़, इस मैदान में विस्तृत क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की होती क्या है, ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये हमारी कृषि के लिए काफी लाभदायक है। कृषि सर्वाधिक यदि अच्छी मिट्टी मानी जाती है कृषि के लिए, तो भैया कौन सी मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। दूसरा, जिसका निर्माण चतुर्थ युग में हुआ है, इस अत्यधिक उपजाऊ मैदान का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भैया, कृषि के लिए किया जाता है। इसी कारण यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है सर्वाधिक। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक क्यों पाया जा रहा, देखो भाई जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पर किलोमीटर बटे जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, देखो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जितनी जनसंख्या रहती है, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जितनी जनसंख्या रहती है उसे हम कहते हैं भैया जनसंख्या घनत्व कहा जाता है वो। तो इसी कारण गंगा यमुना के मैदान के साथ में जो ये मैदानी क्षेत्र है वहां पर अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है। क्यों पाई जाएगी, देखो रहने लायक परिस्थितियां पाई जाएंगी मैदान में, रहने लायक परिस्थितियां कब पाई जाएंगी, मैदान में पाई जाएंगी। फसलें अच्छी होंगी, कृषि अच्छी होगी तो खाने योग्य क्या मिलेगा, सामान और फसलें क्या होंगी, अच्छी होंगी, कृषि योग्य सामान होगा और वहाँ से खाने पीने की क्या होगी, अच्छी स्थिति होगी। तो इसी कारण क्या होगा भैया, जीवन सरल होगा। तो वहाँ पर जनसंख्या कैसे होगी, निरंतर बढ़ती चली जाएगी। इसी कारण इन मैदानों में जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है भैया, सर्वाधिक पाया जाता है क्या, जनसंख्या घनत्व। यह प्रदेश 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो लगभग इसकी चौड़ाई कितनी है, 240 से 320 किलोमीटर पाई जाती है। इन अवसादी मैदानों में जलोढ़ अवसादों का जमाव 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। यदि हम इन मैदानों की खुदाई करें तो 2000 मीटर तक गहराई खोदने पर क्या प्राप्त होगा, हमें 2000 मीटर की गहराई तक खोदने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जलोढ़ मिट्टी, हमें भैया कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी प्राप्त होगी। और इन मैदानों की देखो भाई, ये जो मैदान है ये इस तरह से हैं, यहाँ से यहाँ तक इनकी चौड़ाई कितनी है, इस तरह से बात करें, इस तरह से इनकी बात करें
तो 320 240 से लेकर 320 किलोमीटर, 240 से 320 किलोमीटर तक क्या है भैया चौड़ाई में चौड़े हैं ये। अब तो मैं नजर आएंगे उत्तर भारत में मैदान क्यों पाए जाते हैं भैया, हिमालय पर्वत से होने से दक्षिण में जो नदियां जाती हैं, देखो जो नदियों का क्रम है भारत में वो इस तरह से है। कैसे भैया, इस तरह से भारत के अंदर नदियों का क्रम पाया जाता है। ये भैया अपना भारत है, तो इस भारत में नदियों का क्रम कैसे पाया जाएगा भैया, इसी तरह पाया जाएगा। तो कुछ नदियां तो कैसे आती हैं, कुछ नदियां तो ऐसे निकल के आती हैं, ऐसे निकल के चली जाएंगी इस तरह से, कुछ नदियां एक तरह से निकल के आ रही हैं, कुछ इस तरह से निकल के हम मैदानों का निर्माण करके, लेकिन कुछ नदियां यहाँ से जो आ रही हैं इस तरह से, कुछ नदियां इस तरह से बह रही हैं। तो कुछ अवसाद तो कहां से लाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ लाएगा, जिससे मैदानों का निर्माण हुआ। कुछ अवसाद प्रायद्वीप पे भारत, इस प्रायद्वीप पे भारत से कहां ले जाएगा, उत्तर की तरफ ले जाएगा, जिससे क्या हुआ भैया मैदानों का निर्माण हुआ। तो इसी कारण क्या भैया उत्तर में ये मैदान बने। और इन मैदानों की क्या खासियत है भैया, यहाँ पर कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चना, मटर, ज्वार, इन फसलों क्या होता है उत्पादन होता है। अब दूसरी बात आती है, यह समतल मैदान है जिनका ढाल, यह कैसे समतल मैदान है, जैसे आप देखेंगे मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, ये क्या है हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र हैं, हिमालय के पास वाले क्षेत्र हैं। लेकिन यहाँ पर मैदान बहुत ही मंद है, मतलब प्लेन्स पाए जाते हैं, ढाल अधिक नहीं है। तो मेरी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखो या तो मैं इन चीजों को एक एक करके इस तरह से लिखूं कि भैया यहाँ ढाल मंद है, यहाँ पर ढाल मंद है, इस तरह से क्या लगेगा काफी समय लग जाता है इसी टॉपिक को लिखने में। तो ये क्या है भैया मेन पे हम लिख के जाएंगे और तुम्हें क्या रहेगा केवल समझाना ही रह जाएगा। ये पीडीएफ तो आपको कहाँ मिल जाएगी, आपके अपने टेलीग्राम चैनल बीके क्लासेस पर। कहाँ भैया, आपके अपने टेलीग्राम चैनल बीके क्लासेस पर मिल जाएगी। दूसरा था उत्तर भारत के मैदानों में राज्य संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी लाइन आती है उत्तर भारत के मैदानों में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन से। अभी देखो जैसे आपका भैया चंडीगढ़ है संघ क्षेत्र, आपका दिल्ली भी कैसा है यूनियन टेरिटरी यानी यूटी संघ क्षेत्र है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार ये कैसे राज्य हैं, ये पूर्ण राज्य हैं। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। उत्तरी राज्यों में यूटी क्षेत्र यानी संघ क्षेत्र भी है और आपके पूर्ण राज्यों में भी ये क्या है मैदान फैले हुए हैं। यदि आपसे बात करें उत्तर भारत के वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो मैदानों का भाग है, तो भैया दिल्ली है, चंडीगढ़ है। दिल्ली और चंडीगढ़ किसका भाग दिया मैदानों का है। यहाँ पे लिखा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम तक फैला हुआ, क्योंकि असम वाला क्षेत्र है यहाँ पर मैदान का निर्माण होता है ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। किसका निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, सांगो वगैरह किसके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दूसरा था उत्तर भारत के मैदान में उगाई जाने वाली फसलें। अब उत्तर भारत के मैदान में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं, ये कृषि के लिए क्या है सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर जूट, चना, चावल, गेहूं, ये क्या है ज्वार, मक्का, बाजरा। अब देखो ज्वार, मक्का, बाजरा ये कहाँ की है भैया, ये राजस्थान की क्या है भैया, राजस्थान की फसलें हैं। ये तो यहाँ पर बाजरा फसल दिख रहा था ना, बाजरा ये कहाँ का भैया, राजस्थान का। दूसरा था जूट, चना, चावल, ये सब कहाँ तो भैया उत्तरी भारत के मैदानी भागों में होती है। इस मैदानी भागों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भैया, इस मैदानी क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के मैदान, दूसरा भैया राजस्थान के मैदान आ जाएंगे पहले। दूसरा था गंगा यमुना के मैदान। गंगा यमुना के मैदान की बात हो रही है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश। गंगा यमुना के मैदान की बात हो रही मतलब यूपी बिहार। गंगा यमुना के मैदान की बात यूपी बिहार आ रहा है। यहाँ पर सतलज और यमुना, सतलज है यहाँ पर, सतलज और यमुना यहाँ पर पंजाब हरियाणा की बात हो रही है। सतलज और यमुना के बीच का मैदान पंजाब हरियाणा। दूसरी आ रही है गंगा के मैदान मतलब यूपी बिहार। गंगा यमुना की बात हो रही है यूपी बिहार। ब्रह्मपुत्र के मैदान तो मतलब असम की बात हो रही है यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र के मैदान कितने भागों में बांटा हमने, 4 भागों में। पहला कौन सा, राजस्थान के मैदान। दूसरा सतलज और यमुना के मैदान मतलब भैया हरियाणा और भैया कहाँ के,
हरियाणा पंजाब की बात हो रही, दूसरा था गंगा के मैदान। गंगा के मैदान कहाँ भैया? यूपी। यूपी में सर्वाधिक बहती है गंगा नदी। कितनी? यूपी में सर्वाधिक बहती कौन सी रिवर? गंगा रिवर बहती है। तीसरा था ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी के कारण किस क्षेत्र का मैदान का निर्माण होता है? असम। असम का क्षेत्र का निर्माण होता है ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। अब देखो भाई, यहाँ से चीजें समझने आगे चलेंगे आगे। देखो भाई ये कहाँ ये क्या? देखो भाई ये क्या है अपना इंडिया। क्या भी है हमारा? उत्तर भारत। अब इस उत्तर भारत में तुम्हें मैदान नजर आ रहा होगा। उत्तर भारत में भैया मैदान नजर आ रहा तुम्हें, ये वाला यहाँ से। अब इस मैदान भाग को 4 भागों में बांट रखा भैया। कितने भागों में बटा हुआ है? ये 4 भागों में बटा हुआ है। 4 भाग कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले मैंने बताया राजस्थान का भाग। उत्तर भारत के मैदान कितने भागों में बटा? 4 भागों में। सबसे पहला भैया राजस्थान, पॉइंट नंबर ए, राजस्थान वाला पार्ट। दूसरा आता भैया सतलज और यमुना का मैदान। सतलज और यमुना का मैदान। सतलज और यमुना के मैदान की यदि बात हो रही है तो मतलब यमुना और सतलज के बीच का क्षेत्र। सतलज नदी कहाँ बहती है? पंजाब हरियाणा में। मतलब पंजाब और हरियाणा के बीच का वो क्षेत्र किसका मैदान कहलाएगा भैया? सतलज यमुना। किसका? सतलज प्लस यमुना। एस वाई से मतलब सतलज प्लस यमुना का मैदान है। कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा में। तीसरा आता भैया यहाँ पर गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, अब गंगा के मैदान से मतलब है यहाँ पर यूपी। जो गंगा वाला मैदान है, गंगा के मैदान से किससे मतलब है? गंगा यूपी आ जाएगा, प्लस बिहार, झारखंड, प्लस पश्चिम बंगाल। तो गंगा के मैदान से यहाँ से बात हुई। तीसरी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से एक रिवर निकलती है तिब्बत से। यहाँ से इस तरह से रिवर निकल के आती है, इस तरह से, और यहाँ से होते हुए ये नदी बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। और बांग्लादेश में एंट्री करने से पहले, ये नदी बांग्लादेश में एंट्री करने से पहले किस चीज का निर्माण करती है? बांग्लादेश में एंट्री करने से पहले ये निर्माण करती है भैया असम के मैदान का। किसका? असम के मैदान का। तो क्या हुआ भैया? हमने उत्तर भारत के मैदानों को 4 भागों में बांट लिया। पहला मैदान आ जाएगा भैया, पहला मैदान आ जाएगा आपका राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। दूसरा मैदान कौन सा आता? दूसरा मैदान आपका यमुना और सतलज के बीच का मैदान, मतलब पंजाब और हरियाणा के बीच का क्षेत्र। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया यमुना और सतलज के बीच का मैदान किन प्रदेशों में स्थित है? तो भैया हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में स्थित है। गंगा का मैदान किन प्रदेशों में आता भैया? गंगा का मैदान किन प्रदेशों में स्थित है? गंगा का मैदान यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बात आएगी भैया ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पर है भैया? असम में। कहाँ पर? असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो उत्तर भारत के मैदानों को 4 भागों में बांट लिया। अब इन एक एक मैदानों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलेंगे भैया राजस्थान के मैदान पर। सबसे पहले हमें भैया राजस्थान का मैदान कवर कर लेना है। अब यहाँ पर दिया गया है यह मैदान अरावली पर्वत। यह मैदान अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। मतलब जो राजस्थान का मैदान है अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित मैदान है, जिसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण और पश्चिम की तरफ है। पहली बात सीधे सीधे एग्जाम पूछा जाएगा भैया राजस्थान का जो मैदान है उस मैदान का ढाल कहां से कहां की ओर है? तो देखो भैया उत्तर पूर्व से मैदान का ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। कहां पर? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान के मैदान का। भाई इसमें इंडिया थोड़ी दिया हुआ शायद यार, इंडिया कहाँ गया अपना? चलो कोई नहीं, अच्छे बना लेंगे। राजस्थान के मैदान का भाग जाएगा भैया उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये क्या भैया अपना? इतनी बात हो रही है। ये क्या भैया अपना इंडिया का मैप है।
ये यहाँ पर पड़ता है अपना राजस्थान, कहाँ पर, यहाँ पर जो पड़ेगा ये अपना राजस्थान वाला पार्ट पड़ेगा। अब देखो यदि हम बात करें तो ये वाली दिशा कौन सी जाएगी, ये वाली उत्तर हो जाएगी, ये वाली पश्चिम, ये वाली ईस्ट और ये वाली साउथ। मतलब बात कहाँ से हुई है, इस मैदान का जो ढाल है ना वो इस दिशा से, मतलब उत्तर पश्चिम से, कहाँ से भैया, उत्तर पश्चिम से, मतलब इस दिशा से, नॉर्थ ईस्ट से कहाँ पर है भैया, साउथ वेस्ट की तरफ है, साउथ वेस्ट की तरफ है किसका भैया, राजस्थान के मैदान का। मतलब इस तरह से बसे हुए हैं, इनका ढाल कैसे, इस तरह से। तो इस क्षेत्र में जो नदी वगैरह होंगी उनका ढाल भी कहाँ पर होगा, उनका ढाल होगा कच्छ की खाड़ी की तरफ। कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी, जो आपका ये वाला क्षेत्र है गुजरात के पास वाला, यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है कच्छ की खाड़ी, तो इनका ढाल कहाँ पर होगा भैया, कच्छ की खाड़ी की तरफ होगा। तो वही बातें यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है। दूसरी बात है, इन मैदानी क्षेत्रों की प्रमुख नदी लूनी है। लूनी रिवर इन मैदानी क्षेत्रों की क्या है, प्रमुख नदी है, जो कच्छ के रण में जाने पर क्या होती है, विलीन हो जाती है। ये लूनी रिवर जो है भैया, ये लूनी रिवर का पानी कच्छ के रण में पहुंचने से पहले तो मीठा होता है, लेकिन जैसे ही ये रिवर कच्छ के रण में पहुंचती है इस नदी का पानी नमकीन हो जाता है। क्या हो जाता है, नमकीन हो जाता है। तो एग्जाम में यहाँ से बनाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि भैया कच्छ के रिवर का पानी कहाँ तक मीठा होगा और कहाँ पहुंचने के बाद में क्या होगा भैया, कहाँ पहुंचने के बाद में खारा महसूस होने लगता है। तो कच्छ की जो लूनी रिवर है, लूनी रिवर कहाँ की भैया, राजस्थान के मैदान की प्रमुख रिवर है। अर्धशुष्क तथा शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। इन मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारी लवणीय झीलें हैं। मैदानी क्षेत्रों में कैसे भैया, बहुत सारी लवणीय झीलें हैं। इस तरह का वर्षा के आधार पर इस मैदान को दो भागों में बांटा गया। राजस्थान का मैदान वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला राजस्थानी बांगर, दूसरा मरुस्थली। अब देखो मरुस्थली क्षेत्र क्या होता है, मरुस्थली क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र, मरुस्थली क्षेत्र से मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या हो वर्षा, जहां पर वर्षा, मरुस्थल का मतलब जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर, जहां पर वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से क्या हो, 25 सेंटीमीटर से कम हो, वो क्या कहलाता है भैया, मरुस्थल क्षेत्र कहलाता है। मरुस्थल का मतलब केवल उससे नहीं है कि यदि कहां पर, यदि रेत के दोहरे उड़ रहे हैं उसी से मरुस्थल का मतलब है, तो उसे थोड़ी मतलब होता है। मरुस्थल का मतलब होता है जहां पर 25 सेंटीमीटर से क्या हो भैया, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसे मरुस्थल कहते हैं। तो कितने भागों में बांट लिया हमने, से दो भागों में बांट लिया राजस्थान के मैदान को। अब दो भागों में किस भाग में बांटेंगे, बांगर वाला क्षेत्र कौन था भैया, मरुस्थली वाला क्षेत्र कौन था। तो यहाँ पर एक श्रृंखला बहती है, कौन सी श्रृंखला बहती है, यहाँ पर एक अरावली पर्वत श्रृंखला बहती है राजस्थान के अंदर। कौन सी भैया, अरावली पर्वत। अब देखो यहाँ पर एक एक वो है श्रृंखला अरावली। अब ये अरावली श्रृंखला इतनी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, यदि भारत में इस अरावली श्रृंखला का, अब तो देखो भाई यदि मैं बात करूं आपसे, फिर मुझे मैप बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इंडियन मैप साइड में इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो एक बार फिर कर लेंगे आप। इस तरह से भारत का क्या होता मैप है, क्या भैया अपना भारत, क्या है अपना भारत का मैप है। यहाँ पर श्रीलंका वगैरह इस तरह से एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है कि मैप में से कुशल होना चाहिए। तो ये भैया अपना मैप हो जाएगा। अब इस मैप में एक श्रृंखला पड़ती है अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या, अरावली पर्वत श्रृंखला। वो कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है इस वाले क्षेत्र में, इस तरह से। अब यदि अरावली पर्वत श्रृंखला नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है, यदि इस अरावली पर्वत श्रृंखला को ना भगवान जी कैसे कर देते, इसको ईस्ट से लेकर इसको वेस्ट से ईस्ट कर देते, तो इसी कारण इसको वेस्ट से ईस्ट करने के कारण भारत की जनसंख्या 1/4 रह जाती। अब भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या वर्तमान में 140 करोड़ है, लेकिन ये अरावली पर्वत श्रृंखला यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ होती तो भारत की जनसंख्या मात्र आज 50 ही करोड़ होती। कितनी, 50 करोड़ होती यदि अरावली पर्वत श्रृंखला इस तरह हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि जो यहाँ से बनता ना, यहाँ से क्या बनता, जो यहाँ से मानसून उठता इस तरह से, मानसून उठता इस तरह से, ये क्या है, मानसूनी पवनें इस तरह से चलती हैं, ये मानसूनी पवनें चलती हैं इस तरह से। अब इस तरह से चलेंगी
इस तरह से चलेंगी, पंजाब वाले क्षेत्र में वर्षा कराएंगे इस तरह से चलने के बाद में। लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला इन्हें रोक नहीं पाती, अरावली पर्वत की श्रृंखला क्या इनको रोक नहीं पाती। लेकिन यदि यहाँ से इस तरह से हो जाती, इस तरह से, तो ये जो वर्षा होती ये यहीं राजस्थान में बरस जाती, और ये राजस्थान वाला क्षेत्र जो मरुस्थल है वो काफी हरा भरा होता। लेकिन जो अपना ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, यहाँ पर क्या होता, फिर यहाँ पर मरुस्थल होता। और इस वाले क्षेत्र में क्या होती है भैया, अधिकांश जनसंख्या होती है प्लेन क्षेत्र में, प्लेन में। तो इस अरावली पर्वत श्रृंखला को यदि इस तरह से कर देते क्या होता भैया, भारतीय जनसंख्या 1/4 रह जाती। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला कहां पे भैया, ये राजस्थान में स्थित है। अब ये भैया आपको हरे कलर में जो नजर आ रही है ये क्या भैया, अरावली। अब अरावली के जो दक्षिण में, अरावली के जो पूर्व में है, यदि हम इसे इस तरह से बांटेंगे, ये कौन सा हो जाएगा भैया, ये वेस्ट है, और ये वाला पार्ट हो जाएगा इसका ईस्ट। ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ईस्ट। यदि हम इसको इस तरह से बांट लेंगे तो क्या होगा भैया, ये वाले हो जाएंगे पूर्वी मैदान। कौन से, ये वाले हो जाएंगे पूर्वी मैदान, ये वाले पूर्वी मैदान हो जाएंगे। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। और इसको भी 2 बराबर भागों में बांट लिया। कितने भागों में, 2 बराबर भागों में बांट लिया। एक तो ये वाले बांगर प्लेन हो जाएंगे, दूसरे वाले कौन हो जाएंगे, मरुस्थलीय प्लेन। बांगर प्लेन वो हो जाएंगे जहां पर 25 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है, और जो मरुस्थलीय प्लेन है वो कौन हो जाएंगे, 25 सेंटीमीटर से नीचे वाले कौन हो जाएंगे भैया, मरुस्थलीय प्लेन हो जाएंगे। अपने राजस्थान का मैप है, इसका राजस्थान का मैप है। वो जो बातें मैंने तुम्हें यहाँ पर बोल के बताई है ना, जो बातें क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर एक एक करके बोल के बताई हैं या मैप के माध्यम से दिखाई है, वो सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अरावली बांगर क्या है, अरावली बांगर क्या है, और दूसरा मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है। यहाँ भाग अरावली पर्वत वर्षा रेखा के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है, मतलब मरुस्थलीय तो नहीं है। क्या क्षेत्र है भैया, बांगर क्षेत्र है। यहाँ अर्धशुष्क, कहते भैया अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। कहाँ पर, इस राजस्थानी बांगर क्षेत्र में। दूसरी आती है मरुस्थल, 25 सेंटीमीटर से नीचे की जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे मरुस्थलीय वर्षा कहते हैं। 25 सेंटीमीटर से अतः मरुस्थलीय परिस्थितियां पाई जाती है, मतलब शुष्क परिस्थितियां पाई जाएंगी। यहाँ पर क्या पाई जाएंगी, शुष्क परिस्थितियां पाई जाएंगी, फसल वगैरह नहीं होंगी। यदि कुछ होगा, यदि यहाँ पर कुछ फसलें होती हैं तो चना और सरसों, चना सरसों या फिर बाजरा, ये 3 फसलें होती हैं इस मरुस्थलीय क्षेत्र में। और अधिकांश जो बांगर वाला क्षेत्र है, अधिकांश जो बांगर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सभी फसलें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन जो अपना राजस्थान है, जो अपना राजस्थान है, राजस्थान का मन में नाम आते हैं ऐसा लगता है पता नहीं जैसे रेत के दोहरे उड़ते हो। लेकिन राजस्थान में अरावली पर्वत के पूर्व वाला जो भाग है ना, अरावली पर्वत के पूर्व वाला, जो अरावली पर्वत के पूर्व में ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये काफी हरा भरा क्षेत्र है। ये क्या था भैया, ये काफी हरा भरा क्षेत्र है। कोटा की साइड वाला, कोटा चंबल नदी के आसपास वाला क्षेत्र इतना हरा भरा क्षेत्र है। यहाँ पर इतनी यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र में बहुत सारी वर्षा होती हैं, सभी प्रकार की फसलें होती हैं। तो क्या भैया, अरावली पर्वत के पश्चिम वाला क्षेत्र मरुस्थल में पहुंच जाएगा, पूर्व वाला मैदानी क्षेत्र में, और इस वाले क्षेत्र में भी बांगर और मरुस्थल में इसको डिवाइड किया हुआ है। दो बातें मैंने यहाँ पर आपको दर्शाई हैं। अब इस मरुस्थलीय क्षेत्र में कई प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। दूसरा आते हमारे सतलज नदी का मैदान। राजस्थान का मैदान समझ में आया, एक मैदान पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम सतलज नदी का मैदान। सतलज नदी का मैदान कहाँ से कहाँ तक स्थित है। देखो, इनको याद करने की ट्रिक भी होती है। बीसीएस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है सतलज नदी के मैदान से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जैसे इस मैदान का निर्माण रावी, ब्यास, रावी, इस मैदान का निर्माण रावी, ब्यास तथा सतलज नदी द्वारा होता है। पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र, कितने नदियों का क्षेत्र, पंजाब, मैंने तो बताया था 5 नदियों का क्षेत्र। पंजाब, पंजाब बताया 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि। अब तो आधा पंजाब कहाँ चला गया, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, जिसको हम पंजाब प्रॉमिस कहते हैं। वहां की सीएम कौन है, पाकिस्तान वाले पंजाब की सीएम है मरियम नवाज। और जो हमारा इंडिया वाला सीएम है, जो हमारा इंडिया वाला पंजाब है, पंजाब 2 है भैया, एक पाकिस्तान वाला, एक इंडिया वाला। एक पाकिस्तान वाले हैं, एक इंडिया वाले हैं। तो पाकिस्तान में जो कुछ पंजाब चला गया, कुछ हिस्सा उसका कहाँ गया, भारत में आ गया। 5 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाया, पंजाब कहलाया। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब,
दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब, तो इसका नाम पंजाब इसी कारण पड़ा था। अब यहाँ पर नदियां बहती है कौन सी, रावी, सतलज, ब्यास और कौन सी भैया, सिंधु रिवर बहती है पाकिस्तान में। अब जो इंडिया वाला पंजाब है उसमें शायद सिंधु रिवर नहीं बहती, लेकिन पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, कौन सा, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां पर सिंधु रिवर बहती है। पाकिस्तान के जो जिस पर वर्तमान पाकिस्तान का अधिपत्य है उस पंजाब तक उन्होंने सिंधु रिवर भी बहती है। तो इस मैदान में कितनी 5 नदियों से मिलकर बना है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया, रावी और ब्यास के बीच का क्षेत्र, रावी और ब्यास के बीच का क्षेत्र कौन सा मैदान कहलाएगा, रावी और ब्यास के बीच का क्षेत्र कौन सा मैदान कहलाएगा। तो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर सतलज तथा घग्गर नदी के बीच मालवा के मैदान है। घग्गर नदी तथा यमुना के बीच हरियाणा, भिवानी, बागर स्थित है। मैदानी पर्वतीय उत्पादकता पाई जाती है। शिवालिक पहाड़ियों के साथ साथ लगते मैदानी छोर में छोटी धारा द्वारा अपर्दन, छोटी धाराएं होती हैं, मतलब जैसे जल की धाराएं की वर्षा हुई, वर्षा होने के साथ में पहाड़ से पानी निकल के नीचे को आया, तो नीचे के साथ में अपने साथ में क्या करेगा, वो मट्टी को बहा कर ले जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे अपर्दन कहते हैं। अपर्दन के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे वायु अपर्दन, जल अपर्दन और भी बाढ़ के द्वारा अपर्दन होता है। तो अपर्दन भी कई प्रकार के होते हैं, उसे बाद में पढ़ेंगे। अपर्दन के कारण कई खड्डे बन जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में चो कहते हैं। तथा होशियारपुर जिले में क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। होशियारपुर जिले में क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। अब देखो भैया, इस पंजाब वाले क्षेत्र जो सतलज, इसका भैया सतलज का मैदान है, जो आपके सतलज के मैदान है, हरियाणा पंजाब में बहते हैं। कई नदियों में कहने के लिए सतलज के मैदान है, लेकिन रावी, ब्यास, सतलज कई नदियों में मैदान होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब देखो यहाँ से रिवर आ रही है भैया, यहाँ से ईस्ट शिवालिक की पहाड़ियों से ये वाली लो। अब यहाँ से रिवर बहती है भैया रावी, कौन सी, रावी रिवर बह रही है ऊपर से, नीचे बह रही है भैया ब्यास, यहाँ पे बह रही है भैया कौन सी, ये तो रावी रिवर होगी ऊपर वाली। अब ये वाली होगी ब्यास रिवर, ब्यास। अब रावी और ब्यास के बीच का क्षेत्र कहलाएगा बारी। इन्हें याद करने की ट्रिक है ये बारी, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है बारी, बारी लिखा हुआ भैया, तो लिख लेंगे पहले हेडिंग डाल करके बारी, बारी। यह है रावी, यह है भैया रावी तथा ब्यास के बीच का क्षेत्र है, बीच का मैदान है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा भैया कि बारी जो है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आएगा, रावी तथा ब्यास के बीच के मैदान के क्षेत्र को क्या कहते हैं भैया, तो इसे क्या कहेंगे, इसे भैया बारी कहेंगे, बारी का दोआब। अब देखो यहाँ से एक रिवर बह रही है ऊपर से, तो ब्यास नदी जाएगी ये वाली, नदी नंबर 1 बात करें, नदी नंबर 1 हो गई, नदी नंबर 2, और ये नदी नंबर 3 जो बह रही है इसे कहेंगे सतलज रिवर। कौन सी नदी नंबर 3 जो बह रही है इसे कहते हैं सतलज रिवर। और ऊपर तो भैया कौन सी है, ऊपर तो है ये ब्यास, ये तो होगी ब्यास रिवर। ये नंबर 3 वाली कौन सी है, सतलज। अब ब्यास और सतलज, ब्यास का क्या लिया हमने, जैसे बारी है, बारी में इसका तो क्या लिया था BA, इसका तो क्या लिया ब्यास का BA, और रावी का क्या लिया RI। तो इससे क्या बना भैया, बारी का मैदान। उसी तरह से क्या बनेगा, उसी तरह से बनेगा भैया सतलज का क्या लेंगे भैया, सतलज का लेंगे ST, और इसका क्या लेंगे बारी का BA। अब लिखेंगे भैया बीस्ट, काय का मैदान BIST, मतलब जो आपका बारी है बारी, इसका तो ब्यास का लेंगे पहला अक्षर B, ब्यास का क्या लिया, पहला अक्षर लिया, और सतलज का लिया S और T, तो क्या बने डिस्ट के दोआब। तो भैया सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास के बीच का क्षेत्र, सतलज है ब्यास के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, सतलज और ब्यास के बीच का क्षेत्र बीस्ट कहलाता है, BIST कहलाता है। सीधा सीधा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा रेचना के मैदान कौन से होते हैं, रेचना, रावी और चिनाब के बीच का मैदान। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना रेचना, रेचना, इसे भी लिख लो साथ साथ, रेचना के मैदान। अब देखो यहाँ पर आ रहा रावी, यहाँ पर आ रहा है भैया
नीचे आएगी, यहाँ इस मैथ नहीं दी, मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड मैथ में। रावी और चिनाब, रेचना के मैदान कौन से होते हैं? रावी और चिनाब के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है भैया? रेचना। रावी और चिनाब के बीच का क्षेत्र रेचना के मैदान कहलाते हैं, रावी और चिनाब के बीच का क्षेत्र। देखो यहाँ पर देखें अच्छी तरह से, रेचना ये तो भाई कश्मीर होगा, पुराना पार्ट तो कश्मीर हो जाएगा। अब कश्मीर के नीचे वाले इन चीजों को यहाँ पर लेकर आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है भैया? यही है, क्योंकि लिखवाने के लिए तो किताबें बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें जाकर पढ़ लो, लेकिन क्या है भैया एग्जाम फिर भी क्लियर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जीएस को रटने का प्रयास कर रहे हैं बार बार कि शायद नहीं तो ये करना नहीं करना। हम क्या नहीं कर रहे, आपका टाइम हार्ड वर्क का नहीं है, वर्तमान जो समय है वो हार्ड वर्क का नहीं है। अब वर्तमान समय किस चीज का है? वो स्मार्ट वर्क का है। किसका? स्मार्ट वर्क। हमें रटना कुछ नहीं है, यदि आप रटेंगे तो आप हार्ड वर्क वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि आप समझ रहे हैं चीजों को तो आप किसी स्थिति में, आप स्मार्ट वर्क वाली स्थिति में। अब देखो यहाँ पर सबसे ऊपर बह रही है भैया ये कौन सी भैया? सिंध रिवर बह रही है, इंडस। कौन सी भैया? ये वाली बह रही सिंध रिवर। उसके बीच में बह रही है भैया रावी, ये इस तरह से। ये वाली रिवर कौन सी भैया? ये वाली है चिनाब। ये है भैया रावी। ये है ब्यास। अब देखो सबसे ऊपर वाली कौन सी रिवर है? ये भी है सिंधु रिवर। तो यहाँ पर कौन सी है? ये वाली सिंधु रिवर। इस आप बस क्या करना, आपको ये बैंड डायग्राम समझ लेना एक बार। क्या करना है ना, बैंड डायग्राम समझ लेना। कई बार क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ लगाने के लिए आते हैं, कई बार ऊपर से नीचे की तरफ लगाने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब देखो सबसे ऊपर है भैया ये वाली कौन सी भैया? ये तो भैया सिंध रिवर होगी, ये हो जाएगी झेलम। कौन सी? झेलम। उसके नीचे आ जाएगी चिनाब। अब देखो झेलम, यहाँ पर शब्द बना झेलम, JH। झेलम नदी में कौन सा शब्द आ? JH। उसके नीचे आ रही चिनाब, मतलब झेलम का क्या लिया हमने? JH लिया, और चिनाब का क्या लिया? CH। तो इसका क्या हो जाएगा भैया? जेज ना, या फिर क्या देंगे? जेज। तो जेज का रिवर किन दो नदियों के मध्य है? ये भैया झेलम और भैया किसके? झेलम और चिनाब के बीच का रिवर कौन सी कहलाएगी भैया? जेज का रिवर कहलाएगी, मैदान कहलाएगी। उसके ऊपर सबसे वाली चिनाब रिवर। अब देखो ये वाली जो रिवर है, ये वाली चिनाब है। उसके नीचे कौन सी है? रावी रिवर है। चिनाब और रावी, चिनाब का क्या लेंगे हम? रावी का क्या लिया हमने? R। रावी का क्या लिया हमने? RE। और भैया चिनाब का क्या लिया? CH। तो इसको इस मैदान को कौन सा कहलाएंगे भैया? रेचना का मैदान कहलाएंगे। कौन सा? रेचना। रेचना का मैदान किन नदियों के बीच का क्षेत्र है? चिनाब और रावी के बीच का क्षेत्र रेचना का मैदान। चिनाब और रावी के बीच का क्षेत्र कौन सा भैया? रेचना का मैदान। अब देखो ये वाली जो रिवर है, ये तो रावी नदी है, लेकिन उसके नीचे जो नदी है ये कौन सी है? सतलज रिवर। रावी और भैया ये वाली यहाँ से यहाँ तक कौन सी नदी आ रही है? तो सतलज है। और ये वाली कौन सी भैया? ये ब्यास रिवर है। रावी और भैया ब्यास के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा भैया? रावी और ब्यास। ब्यास का क्या लिया हमने? BA। और रावी का क्या लिया? RI। रावी और उसके बीच का क्षेत्र कहलाएगा बाली। अब बात ये भैया ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र। ब्यास का क्या लिया हमने? BI। सतलज का क्या लिया? ST। बीच का कहलाएगा? ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र कहलाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्या होते हैं भैया? बारी बारी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके नीचे आता है दिल्ली NCR वगैरह। अब बात आती है गंगा के मैदान, और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया गंगा के मैदान। इस मैदान का निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। गंगा की सबसे जो गंगा है
गंगा कहाँ से निकलती है भाई? हिमालय पर्वत से निकलती है। अब हिमालय पर्वत से बहुत सारी और नदियां निकलती हैं, जैसे कौन सी? गंगा है, रामगंगा है, जिसके किनारे कौन सा बना हुआ है भैया? रामपुर शहर बसा हुआ है रामगंगा नदी के किनारे, और गंगा रिवर है। और भी कौन सी है भैया? यमुना है, घग्गर है, और कोसी रिवर है, और भी कई सारी रिवर है जो कहाँ से निकलती हैं? गंगा की सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। तो भैया उन नदियों के द्वारा बना मैदान कौन सा कहलाता है? गंगा। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ मैदान क्या कहलाता है? गंगा का मैदान कहलाती है। इस गंगा के मैदान का निर्माण गंगा तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किसका निर्माण होता है? गंगा के मैदान का निर्माण होता है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यह मैदान मुख्य रूप से यूपी बिहार तथा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? यूपी बिहार तथा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब देखो इस मैदान को 1 2 3 4 5 6 इस मैदान को कितने भागों में बांटा गया भैया? इस मैदान को बांटा गया है 6 भागों में। 6 भाग कौन से हैं? यूपी के पश्चिम में स्थित, यूपी के पश्चिम भाग में स्थित रोहिलखंड, लखनऊ के पास का। देखो लखनऊ ने याद करने की क्या ट्रिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई गंगा के मैदान का निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट नहीं है। अब देखो लखनऊ है, लखनऊ के पास, पहले लखनऊ क्या कहते हैं? अवध। अवध नगरी क्या कहते हैं? लखनऊ। तो लखनऊ को अवध भी कहते हैं। तो अवध मतलब अवध का मैदान। बिहार में गंगा के उत्तर में स्थित मिथिला, मिथिला का जिक्र कहाँ भी है? हमारे रामायण में भी है। कहाँ पर है? रामायण में भी है। तो गंगा के उत्तर वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? मिथिला। गंगा के बिहार में, गंगा के दक्षिण में मगध। अब गंगा नदी के दक्षिण में जो मगध वाला क्षेत्र है, मगध जहाँ के कई सारे शासक हुए हैं, जिनमें से कौन कौन से? मगध के शासक कौन कौन से? जिनमें हर्षवर्धन और महाधनानंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत सारे शासक कहाँ भी हैं? मगध के हुए हैं। तो गंगा नदी के दक्षिण में बिहार में स्थित है मगध। कोसी तथा महानंदा के बीच बारिंद, कोसी तथा महानंदा के बीच का क्षेत्र कौन सा? बारिंद है। यह भारत का सबसे विस्तृत मैदान है। यहाँ तक सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पाया जाता है भैया? ये मैदानों में पाया जाता है। सबसे पश्चिम वाला पार्ट जहाँ पर आप लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप लोग? हम रहते हैं भैया यहाँ पर, इस वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र कहलाते हैं? रोहिलखंड। रोहिलखंड के प्लेन मतलब पश्चिम यूपी का वो मैदान जो गंगा का मैदान है, क्या कहलाता है भैया? रोहिलखंड कहलाता है। अवध, अवध भैया प्लेन, अवध प्लेन यहाँ से, ये गंगा नदी जा रही है, उसके साथ में जा रही है यमुना रिवर, छोटी जगह नदी होगी यमुना रिवर की, ये वाली। ये कौन सी यमुना रिवर है? अपनी गंगा रिवर है। अब अवध मतलब लखनऊ का आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है भैया? अवध कहलाता है। उसके नीचे जाएगा भैया मगध। मगध आता है बिहार में। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में कौन सा क्षेत्र भैया? मगध वाला पार्ट है। मिथिला, गंगा नदी के उत्तर में स्थित है मिथिला। गंगा नदी के उत्तर में कौन सा क्षेत्र भैया? मिथिला स्थित है। एक फोटो कहाँ लिया गया भैया? ये मैप से लिया गया है। अब आते हैं भैया ब्रह्मपुत्र के मैदान। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदी द्वारा होता है। इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से, इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। मतलब सभी मैदानों का ढाल कैसा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। लेकिन जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी का मैदान देखो, यहाँ से उत्तर पूर्व से, मतलब यदि हम बात करें इस तरह से, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो गंगा नदी का मैदान है, गंगा नदी का मैदान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, गंगा नदी के मैदान इस तरह से निकल रहे भैया, इनका ढाल ऐसे है, इस दिशा की तरफ है। गंगा नदी के मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण, उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ है, सॉरी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है गंगा नदी के मैदान। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान है, कौन से भैया? जो ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान है, उनका ढाल कैसा भैया? उनका ढाल नॉर्थ ईस्ट, मतलब उनका ढाल कैसा है भैया? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से लेकर कहां पर है भैया? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर इस तरह से है ब्रह्मपुत्र नदी का। हर जो आपके राजस्थान वाले मैदान थे उनका ढाल भी इसी तरह से था, आपके पंजाब सतलज के मैदान थे उनका ढाल भी इसी तरह से था। लेकिन जो गंगा नदी के मैदान है, गंगा नदी के मैदान ठीक इसके विपरीत है, इनका उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर ढाल होता है गंगा नदी के मैदान का ढाल। तो ये चीजें यहाँ पर क्या है भैया? समझने वाली है, ये चीजें क्या है? समझने वाली है। भैया ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों है कि भाई अब हमें एक बार बताओ, जो अपना भारत है, भारत में गंगा नदी है वो बंगाली खाड़ी में जाती है, तो आप हमें एक बार बताओ, हम इस गंगा के मैदान को हम इसे क्यों नहीं मोड़ सकते दक्षिण की तरफ? हम इस मैदान पे जो नदियां जा रही है, हमारी गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, इनका पानी वेस्ट चला जाता है पश्चिम बंगाल में जाके। मैंने कहा ये बात तो सोचने वाली है, तो क्यों ना हम इस पानी को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु इन क्षेत्रों तक क्यों नहीं पहुंचा सकते भैया? तो ये क्वेश्चन हमारे मन में क्या था भैया, छठी सातवीं क्लास से ही हमारे मन में बना हुआ था। लेकिन जब हमने भारत की ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल से देखा और पढ़ा के भैया भारत में किस तरह की परिस्थितियां पाई जाती हैं, तो तब जाकर समझ में आया कि भैया ये जो गंगा और यमुना रिवर है ना, गंगा यमुना रिवर ये क्यों नहीं जाती दक्षिण की तरफ? देखो ये क्या भैया, ये अपना इंडिया का मैप है। यदि इस मैप के माध्यम से इस तरह से देखेंगे एक बार, तो क्या है भैया, ये भैया अपना इंडिया का क्या है, मैप है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर क्या है, दक्कन ट्रेक्स, मतलब दक्कन का पठार, दक्कन का पठार स्थित है। और जो पठार है ना वो पहाड़ों की तरह होते हैं। देखो पहाड़ में और पठार में क्या अंतर है? जो पहाड़ होता है उसकी तो पीक पाई जाती है, एक चोटी होती है निर्धारित, लेकिन जो पठार होते हैं वो मैदानों से ऊंचे होते हैं। क्या होते हैं? मैदान से ऊंचे होते हैं। पठार मैदान से ऊंचे होते हैं लेकिन समतल होते हैं। लेकिन ऊपर से कैसे भैया? ऊपर से समतल होते हैं, इनकी ऊंचाई काफी होती है लेकिन चोटी नहीं होती। और अपने मैदान तो कौन से, ये गंगा यमुना के मैदान तो काफी नीचे इनके मुकाबले। तो क्या यहाँ से बहती हुई गंगा रिवर जो इस तरह से यहाँ से आ रही है हिमालय पर्वत से, ये बहती हुई रिवर यहाँ को चढ़ जाएगी क्या? इस पठार के ऊपर पार कर पाएगी? नहीं। इसी कारण गंगा रिवर कहाँ पहुंच जाती है भैया? पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है, बांग्लादेश में पहुंच जाती है। दक्षिण भारत में एंट्री इसीलिए नहीं कर पाती क्योंकि दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन क्षेत्रों के मुकाबले काफी ऊंचाई पर बसा हुआ क्षेत्र है। काफी ऊंचाई पर बसा हुआ क्षेत्र, काली मिट्टी का वो क्या है भैया? पठारी क्षेत्र है। और दक्षिण भारत काफी ऊंचा है नॉर्थ उत्तर भारत के मुकाबले, उत्तर भारत के मैदानों के मुकाबले। इसी कारण गंगा, यमुना, रामगंगा इन सब रिवर का पानी क्या होता है? वेस्ट चला जाता है। यहीं से सिंध रिवर आती है, यहीं से सतलज आती है, यहीं से ब्यास आती है। ये रिवर कहाँ पहुंच जाती है? ये पंजाब प्रोविंस से होकर पाकिस्तान की ओर मूव कर जाती है। इसी कारण क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत काफी कितना भैया ऊंचा क्षेत्र है। तो क्या हुआ, गंगा रिवर क्यों उड़ जाती है बांग्लादेश की तरफ? ये बातें आपको समझ में आई। अब बात करें ब्रह्मपुत्र के मैदान की, तो मैंने तुम्हें बताया भैया ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसी मैदान के द्वारा किसका निर्माण होता है? असम के मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। कहाँ की है भैया ये नदी? ये तिब्बत से निकल कर आती है। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से निकल कर आती है और भारत में एंट्री करने के बाद में अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करेगी। और एंट्री करने के बाद में भैया असम के मैदानी क्षेत्र का क्या करती है? निर्माण करती है। अब मैंने तुम्हें बताया ढाल, केवल गंगा और यमुना के मैदान ही एकमात्र ऐसे मैदान हैं जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाते हैं। अन्यथा राजस्थान के मैदान भी कहां से कहां जाएंगे? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे। आपके सतलज के मैदान भी उसी दिशा में जा रहे हैं, वहीं ब्रह्मपुत्र के मैदान भी, इनका ढाल भी उसी क्रम में, क्योंकि गंगा और यमुना का मैदान इनसे विपरीत क्रम में पाया जाता है। ये मैदान संकरे मैदान है। संकरे मैदान, एक होता चौड़ा, एक होता संकरा, मतलब थोड़े इनकी चौड़ाई कैसी है? कम है। दूसरा, यह मैदान सादिया से धुबरी तक 150 किलोमीटर। अब देखो यहीं से समझ में आया संकरे क्यों है? क्योंकि जो आपके गंगा वाले मैदान थे उनकी चौड़ाई कितनी थी? 240 से लेकर 350 थी। वहीं पर जो ब्रह्मपुत्र के मैदान, इनकी चौड़ाई मात्र कितनी रह गई? 150 किलोमीटर। कितना डिफरेंस था? 150 किलोमीटर का अंतर घटा। तो इसी कारण क्या थे भैया? संकरे मैदान है। इन मैदानों का उपयोग चावल, जूट, पटसन के लिए किया जाता है। क्यों किया था चावल, जूट, पटसन के लिए? यहीं पर ही क्यों होते हैं चावल? क्योंकि इसके जो ना हिमालय क्षेत्र, इसके ऊपर स्थित है हिमालय क्षेत्र। यहाँ पर क्या है भैया? हिमालय क्षेत्र है और यहीं पर ये मैदान स्थित है। तो हिमालय क्षेत्र से वर्षा की लहरें उठती हैं जो अपनी गर्म वायु होती है हिमालय पर्वत से जाकर टकराएगी, टकराने के बाद में वर्षा करेगी। और जो अपना क्या होता है धान की फसल होती है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए अधिक गर्मी चाहिए, अधिक टेम्परेचर यानी, और ऐसे और क्या भैया? और अधिक वर्षा चाहिए। दोनों स्थिति कहाँ पाई जा रही है? ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाई जा रही है। इसी कारण जूट, पटसन वगैरह गाँव ने ये सब ये ब्रह्मपुत्र के मैदान में हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखो यहाँ पर दी गई हैं। द ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिबांग और सियांग, तमेंग, सुबनसिरी, ये सब क्या है? इसकी रिवर है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर पर सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है। अन्य दोआब, देखो भैया अन्य दोआब क्षेत्र।
संरचना के आधार पर मैदानों का क्षेत्र, संरचना के आधार पर मैदानों का क्षेत्र। देखो इन चीजों को समझने के लिए काफी क्या भैया रटना है, कुछ नहीं है, रटते रह जाओगे। यदि मैं आपसे कहूँ भैया मैदानों को कल पढ़ के आना, तो आप क्या करोगे कि ना रटते रह जाओगे। लेकिन यदि मैप को देख लिया तो क्या करोगे, दूसरों को पढ़ाने की स्थिति में पहुंच जाओगे। अबे संरचना के आधार पर मैदानों का विभाजन, संरचना के आधार पर मैदानों का विभाजन कितने भागों में क्या, बहाबर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टा। देखो बहाबर, तराई, खादर और डेल्टा। अब देखो यहाँ पे बहाबर लिखा हुआ, यह मैदान पर्वत के पदेन क्षेत्रों में, पर्वत के दक्ष तुरंत नीचे क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाए जाने वाले बड़े बड़े हिमालय अवसादों से निर्मित होता है। यह एक पट्टी के रूप में पर्वतों के पदेन क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा 8 से 15 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित होते हैं। इन मैदानी क्षेत्रों में नदियां बड़े बड़े अवसादों के नीचे बहती हैं। मतलब ऊपर तो कैसे होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है जिनके ऊपर मिट्टी जमा होती है, और उन चट्टानों के नीचे से कैसे नदियां निकल के जाती है, नदी की धाराएं निकल कर जाती हैं। तो ये वाले क्षेत्र कौन से, देखो ये तो हिमालय पर्वत है, उसके नीचे बड़े बड़े चट्टान नजर आ रही है इस तरह से, इनके बीच से नदी होकर जा रही है। तो वाले क्षेत्र कौन से हुए, बहाबर क्षेत्र हो गए। थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, थ्योरी रटने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े चट्टानों के बीच से नदियां होकर जा रही हैं, ऊपर मिट्टी जमा है, उन क्षेत्रों को कहलाएंगे बहाबर क्षेत्र। क्या कहलाते हैं वो, बहाबर क्षेत्र कहलाते हैं। दूसरा था तराई, यह बहाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में मैदान है। तराई क्षेत्र में पुनः नदी सतह पर दिखने लगती है, चट्टानों के नीचे से नदी निकलेगी, सतह पर दिखने लगेगी। और यहाँ पर क्या होता है भैया, थोड़ा सा गड्ढा खोदने के बाद में भी पानी तुरंत निकल आता। यदि आप 1 से 1.5 फुट गड्ढा खोदेंगे तो पानी देखने मिलता, कई बार पानी अपने आप ही सतह पर चलने लगता है। तो वो कौन सा क्षेत्र है, वो तराई क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नदी को जल का प्रवाह नियंत्रित होता है, अतः यहाँ दलदली परिस्थितियां पाई जाती हैं। क्षेत्र में गहन परिस्थिति, वनस्पति तथा विभिन्न वन्य जीव पाए जाते हैं। अब आता आपका पंजाब तथा यूपी में तराई क्षेत्र में कृषि की जाती है। भारत में तराई क्षेत्र का मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में ही तराई क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पर तराई क्षेत्र नहीं पाया जाता क्योंकि कृषि योग्य भूमि बना ली गई है इसकी। अब आता खादर, नदी के दोनों, अब देखो खादर और बांगर, खादर और बांगर में क्या अंतर है, दोनों मैदान किसके द्वारा निर्मित हुए हैं, नदी के द्वारा निर्मित हुए हैं। लगभग अब से हजारों वर्षों पहले जो मिट्टी लाके बही गई थी, उस मिट्टी के जो मैदान का निर्माण हुआ, वो मिट्टी किस रूप में कहलाई गई, वो बांगर के क्षेत्र में कहलाई गई। लेकिन वर्तमान में भी जो मिट्टी गंगा या यमुना के द्वारा बहकर लाई जा रही है और उसके द्वारा मैदानों का निर्माण हो रहा है, उसे हम कहते हैं खादर। खादर और बांगर में एकमात्र अंतर यही होता है, ये बांगर पहले बने होते हैं नदियों से, और जो खादर होते हैं वर्तमान में इनका निर्माण चल रहा होता है। नदी के दोनों ओर बाढ़, मैंने बताया ना, बाढ़ के द्वारा निर्माण होता है खादर का। अवसादों के द्वारा निर्माण मैदानों को कहते हैं खादर कहते हैं। नदी हर वर्ष मानसून के दौरान, पता नहीं मैंने आपको, हर वर्ष मानसून के दौरान निर्माण करेगी, उन्हें कहते हैं खादर क्षेत्र। दूसरा है आपका बांगर। बांगर कोई बताया मैंने तुम्हें, इसी को पढ़ लीजिएगा एक बार, जो बातें मैंने तुम्हें बताई वर्तमान में नई नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को कहते हैं, ये बांगर कहते हैं। डेल्टा, इनका निर्माण नदी के समुद्र में गिरने से पहले, और देखो जब नदी की जलधारा समुद्र में गिरती है, नदी की जलधारा समुद्र में गिरती है, गिरने से पहले जमा किए गए अवसादों के द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में ज्वार का जल फैल जाता है, अतः दलदली भाग फैलाया था। जब समुद्र का होता है ना, डेल्टा क्षेत्र हुआ, दलदली क्षेत्र है। अब समुद्र क्या था, ज्वार होता है, ज्वार आने के बाद में पानी ऊपर उठेगा, सतह की तरफ जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, खारा पानी आकर समुद्र का जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ज्वारीय जल की पहुंच में आ जाने पर उच्च भूमि को चर कहते हैं, तथा ज्वारीय जल में डूब जाने पर निम्न भूमि क्या कहते हैं, बील कहते हैं। ये क्वेश्चन पीछे से पूछ ले जाता है, जो ऊपर भूमि से चर कहेंगे, डूबने वाली भूमि क्या कहते हैं, चर कहते हैं। चर में बस्तियां हैं तथा बील में जूट धोने के लिए पर्याप्त जल मिल जाता है। तो भैया ये कहता है हमारे भारत के मैदान से संबंधित कुछ नोट पॉइंट थे। अब देखेंगे इससे अगला टॉपिक क्या। अब आता उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना। मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में एक बार ये देख लेना, इसका निर्माण कैसे हुआ, क्या इसका महत्व है हमारे लिए, बस इतना देख लेना। इंपॉर्टेंट चीज है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। यदि मरुस्थलीय क्षेत्र ना हो, और क्या ना हो भैया, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र ना होता और ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला ना होती, तो आज भारत की जनसंख्या 1/4, मतलब यदि 140 करोड़ है तो उसका केवल 35 करोड़ ही भारत की जनसंख्या होती। अब देखो यह बताया गया, मैंने तो बताया उत्तर पश्चिमी भारत में क्या भैया, भारत का शुष्क क्षेत्र है। थार का मरुस्थल कुल क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, 85% भाग। और देखो ये जितना थार मरुस्थल है, ये जितना बड़ा थार मरुस्थल है, उसका 85% भाग कहाँ पहुंच गया भैया, बंटवारे के समय अपने भारत में रह गया था। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ, अखंड भारत का बंटवारा हुआ, तो उसमें से 15% भाग का चला गया, पाकिस्तान में चला गया। अब जो 85% भाग भारत में बचा, उसका भी 60% कहां पर है, राजस्थान में है। उसका भी 60% राजस्थान में है, उसका बचा हुआ 40%
कहाँ भैया, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, इस क्षेत्र में ये मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ बहुत सी लवणीय झीलें पाई जाती है, पहले तुम बताया था। अब देखो राजस्थान में विस्तृत है, थार का मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान से विस्तृत है। कुछ भूगोलवेत्ता क्या कहते हैं, इसे प्राचीन भारत के अध्ययन के रूप में कहते हैं कि भैया यहाँ से नदी वगैरह बह रही होंगी। जो चीजें मैं तुम बताऊँ यहाँ पर लिखी नहीं है, कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं कि यहाँ से पहले प्राचीन काल में नदी बहती होंगी बहुत सारी, और वहां से भूमि ऊपर उठ गया अचानक प्लेटों खिसकने के कारण, फिर उन नदियों का बहाव कैसा हुआ, यूपी की तरफ मुड़ गया, तो यार ये वाला क्षेत्र कैसा होगा, ये वाला क्षेत्र शुष्क पाएगा। इस कारण इसे गंगा सतलज मैदान के अंग के रूप में भी इसका अध्ययन करते हैं। तो भौतिक दृष्टि से क्षेत्र की विशिष्ट व्यवस्थाएं पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि जब गर्मी पड़ेगी इस राजस्थान वाले क्षेत्र में, यहाँ की वायु गर्म होगी, गर्म होने के बाद में ऊपर उठ जाएगी। इस क्षेत्र की वायु गर्म होने के बाद में कहाँ उठेगी भैया, ऊपर उठ जाएगी। इस राजस्थान वाले वायु की वायु ऊपर उठेगी, और इस समुद्र के पास वाले भाग से, इस समुद्र के पास वाले भाग से वायु इस क्षेत्र की तरफ मूव करेगी, और मूव करने के बाद में उत्तर भारत की तरफ गर्म हवाएं चलेंगी, और गर्म हवाएं कैसे होंगी भैया, वहां से वर्षा का निर्माण होगा। किसी का निर्माण होगा, वर्षा का निर्माण होगा। इसी कारण ये राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है। अब आज थार मरुस्थल के बारे में उत्पत्ति की बातें बताई गई हैं। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं, अनेक प्रकार के मत हैं कि भाई यहाँ से प्लेटें वगैरह उठ गई होंगी ऊपर, उठने के बाद में जो नदी बहती थी वो पूर्व की तरफ मूव कर गई, उत्तर प्रदेश की तरफ मूव कर गई। तो वही बातें कहाँ हुई है, यहाँ पर बताई गई है। वही बातें क्या है यहाँ पर बताई गई, जो मैंने आपसे बोलकर बताई। तो दोस्तों आज हमने भारत के मैदान के बारे में पढ़ा, भारत के मैदान के बारे में पढ़ा, और देखा भैया इनकी मैप पे स्थिति क्या है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।